5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे है। शिक्षकों और गुरुओं का सम्मान करने का दिन और इस खास मौके पर ने एक ऐसे गुरु को बुलाया है जो कि बाजार और पॉलिसी के ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था संभालने में भी उनका भरपूर योगदान है। तो आइए मिलते हैं आज हम, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं। नीलेश शाह साहब कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं। एक्सिस आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जनरली ये आम लोगों का विषय नहीं है कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लोग सोचते हैं मेरा काम थोड़ी है, ये तो जिसका काम है वो करता रहेगा, बनाता रहेगा, देखता रहेगा। जहाँ हमें दिक्कत होगी वहाँ हम क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, ये बराबर नहीं, ये गलत नहीं है। तो किस तरह की थॉट प्रोसेस एज ए गुरु, एज ए पॉलिसी गुरु आप रखते हैं? अनिल भाई, पहले तो शिक्षक दिवस की सभी श्रोताजनों को शुभकामनाएं। आप भी बहुत हद तक रिटेल निवेशक के शिक्षक रहे हैं। स्पेक्यूलेशन से इन्वेस्टमेंट तरफ की जो जर्नी आप चला रहे हैं, उसके लिए आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। पॉलिसी में अनिल भाई, मतलब एक हिंदी फिल्म याद आ जाती है हर बार। ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसमें अनुपम खेर ऋतिक रोशन के फादर हैं जो आर्मी में ज्वाइन होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब कारगिल की वॉर चालू थी उस समय की ये मूवी है। और वो कहते हैं कि पार्टी में लोग कहते हैं कि सरहद पे जाके लड़ना चाहिए, दुश्मन को शिकस्त देनी चाहिए, बट मेरा अकेले का बेटा है जो सरहद पे खड़ा है। तो वी ऑल हैव टू फर्स्ट थिंक कि देश मेरे लिए क्या कर सके, उससे ज्यादा मैं देश के लिए क्या कर पाऊं। ये अगर सोच बदलेंगे तब जाके भारत विकसित भारत बन पाएगा। बहुत साल पहले हम अनिल भाई किसी के साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा कि विकसित भारत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम सब फंड मैनेजर थे, एक के बाद एक सुझाव दिए। उन्होंने पूछा कि मैंने जब जापान की इतिहास पढ़ा, एक जनरेशन में वो कैसे डेवलप नेशन हो गए, तो सबसे ज्यादा जापानीज सिटीजन्स की कैरेक्टर डिसिप्लिन इसके ऊपर लिखा गया। आप में से किसी फंड मैनेजर ने ये सुझाव नहीं दिया कि हमें भारतीयों का कैरेक्टर डिसिप्लिन ये बनाना चाहिए। तो मेरी सबसे पहली पॉलिसी में हमेशा यही सुझाव रहता है कि देश के नागरिकों का दायित्व किस तरह हम अदा कर सके। सरकार ने अधिकार दे दिए, बट हमारी जवाबदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपने बहुत बड़ी बात की कि हम दूसरों से तो उम्मीदें बहुत लगा कर बैठे, लेकिन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को ना समझे तो ये गलत हो सकता है। अब भारत वैसे सबको पसंद आता है और लगता भी है कि हाँ, एक मजबूत देश है, मजबूत इकोनॉमी है। ये बताएं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर आप काफ़ी हद तक पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छे से समझते हैं, जानते हैं किस तरह से पॉलिसीज बनती है और किस तरह से इसे लागू किया जाता है, और इसमें किस तरह की खास बातें होती है जो एक आम आदमी को जानने समझने की जरूरत है। अनिल भाई, प्रधानमंत्री जी तो एक भगीरथ कार्य ले रहे हैं। वह एक डेवलपिंग नेशन को विकसित भारत बनाने की राह दिखा रहे हैं। जैसे राम भगवान ने समुद्र पे पुल सेतु बांधने का कार्य किया, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए। बंदर भी थे, भालू भी थे, और लोग भी थे। और कुछ स्क्विरल्स या गिलहरी थी, वो छोटे छोटे स्टोन्स लेके दौड़ती थी। बंदरों ने, भालुओं ने राम भगवान से शिकायत की कि ये गिलहरी हमारे पैर में आ जाएगी, मर जाएगी, आप उन्हें छोड़ दीजिए, इनके छोटे छोटे पत्थर से तो सेतु नहीं बन पाएगा। और राम भगवान ने उन्हें कहा कि हर व्यक्ति अपने दायित्व के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो हमारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है, वो मेरे जैसे गिलहरियों से भी भरी है। वहां पे बड़े लोग हैं जो बड़े स्टोन्स उठाते हैं, मैं गिलहरी जैसा हूँ तो छोटे स्टोन उठा के जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि ये समुद्र सेतु बन पाए और मेरा देश विकसित भारत बन जाए। बड़ी अच्छी तरह से चर्चा और सुझाव होते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप क्रिटिसिज्म करने से डरिए मत, जो मन में आए खुल के बोलिए, अपनी बात के
सपोर्ट में डेटा दीजिए, फॉलो अप होता है। एंड मतलब एक बात मैं कहूंगा कि मेरे बॉस जो है उदय कोटक, वह भी काफी स्ट्रिक्ट है टाइमलाइन के मामले में, बट प्रधानमंत्री तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हमारे ऊपर काफी हद तक एक ओपननेस मिलती है अपने सुझाव सुझाव देने की, डेटा देने की, अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण शेयर करने की। उसके ऊपर डिबेट भी होती है अच्छी तरह से। तो हम सब मिलकर कोशिश यही करते हैं कि ये समुद्र सेतु बना पाए एक विकासशील देश से विकसित देश का। ये विनम्रता है कि आप ऐसा कहते हैं, आप गिलहरी हैं, तो अगर आप गिलहरी हैं तो पता नहीं फिर हम और बाकी लोगों का तो क्या है। लेकिन एक जो अब सवाल मन में आता है सबके कि भारत विकसित राष्ट्र बने, जो कि हमारा टारगेट है, जैसे आपने कहा भी कि 2047 तक, किस तरह की पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, जरा ये समझाएं। अनिल भाई, हमें 3 चीज करनी है। एक, अपनी टैलेंट को हम बढ़ावा दें। आज दुनिया के कई देशों में भारतीय लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमेरिका में जो भारतीय है उनकी आवक $1.5 लाख के आसपास है। यहाँ पे जो भारतीय है उनकी आवक तकरीबन $2800 के आसपास है। कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 2800, बीच तो वही है। जमीन अलग मिल गई तो देखिए कितना बड़ा वृक्ष हो गया और हम पौधे रह गए। हमारी टैलेंट को हमें बढ़ावा देना है। एक किस्सा कहना चाहूंगा अनिल भाई। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय करके एक साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने 80 के दशक के भारत में भारत की पहली आईवीएफ बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल का आविष्कार किया था। इस बात के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, बट हमारे लोगों ने उनकी रिसर्च के ऊपर, उनके दावों के ऊपर उन्हें इतना परेशान कर दिया कि 4 साल के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर दी। हम ये गलती दोहरा नहीं सकते। एक टैलेंट जो नोबेल प्राइज के योग्य है, उसे सुसाइड की तरफ प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हमें अपनी टैलेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। टैलेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अनिल भाई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? रोड, पावर, पोर्ट, टेलीकॉम, ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जो पॉलिसी मेकिंग है, रूल्स रेगुलेशन है, कंप्लायंस है, उसे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफी तरक्की कर ली है, बट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी पीछे हैं। और टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। आज हम विदेश से कैपिटल की आयात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। बट हमें कस्तूरी मृग है जो दुनिया में घूमता रहता है कस्तूरी की तलाश में, बट कस्तूरी उसके अंदर छुपी हुई है। हमारा जो सेविंग्स एलोकेशन है अनिल भाई, उसमें से बहुत मिस एलोकेशन होता है। कुछ पैसा लोग पॉन्जी स्कीम, अश्योर्ड रिटर्न स्कीम में डाल देते हैं, कोई लॉटरी खरीद लेता है, कोई जुआ खेलता है, सट्टेबाजी करता है, कोई एफएनओ स्पेकुलेशन में लॉस करता है। और ये सब बाकी नहीं था तो हम लोग सोने चांदी की आयात में करोड़ों रुपए लगा देते हैं और उस सेविंग्स को हम यूटिलाइज भी नहीं करते। कैसे हम इस सेविंग्स का मिस एलोकेशन रोक के अपने एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि उन्हें विदेशी निवेशकों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। अगर हम ये त्रिवेणी संगम कर पाए, टैलेंट को एनकरेज करें, हार्ड और सॉफ्ट दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाए और अपने एंटरप्रेन्योर को देसी कैपिटल प्रोवाइड करे, तो मेरे हिसाब से विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा। और एक और चीज़ जो जैसा आपने कहा ना कि सॉफ्ट हार्ड पॉलिसीज जो होनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी काफ़ी बातें की जाती है, काफ़ी कुछ हुआ भी है इम्प्रूवमेंट, लेकिन क्या कुछ और करना चाहिए जिससे कि विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आ सके और जो भारत के उद्योगपति है उन्हें भी काम करने का एक बेहतर माहौल बने? अनडाउटेडली अनिल भाई, हमें तो बहुत बढ़ावा देना है अपने एंटरप्रेन्योर को। आज भी उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के कंप्लायंस बर्डन है, अलग अलग प्रकार के रेगुलेटरी बर्डन्स हैं। सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, बट हमें धोनी की तरह खेलना पड़ेगा। आस्किंग रेट बहुत ज्यादा हो गया है और जो स्कोरिंग रेट है वो थोड़ा कम हो गया है। तो एक मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे
मैंने मतलब एक कविता है गुजराती की जो याद आ जाती है, पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण, हवे युद्ध एज कल्याण। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब माता कुंती अर्जुन को ये मैसेज देती है कि अब तू धनुष पे बाण चढ़ा दे, बिकॉज अभी युद्ध वही कल्याण का रास्ता है। सेम एटीट्यूड हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाना पड़ेगा। 100, 200, 500, 1000 कंप्लायंस दूर कर रहे हैं, बट हमें रन रेट हजारों में है। 20-25 हजार कंप्लायंस और कम करने बाकी है। लेकिन नीलेश भाई, मेरे को अभी अभी ये शिक्षक दिवस का ये कार्यक्रम करते करते मुझे अगला शिक्षक दिवस जो 2026 का याद आ गया। मैं सोचा अगले शिक्षक दिवस पे आपको क्या टाइटल देके मैं बुलाऊंगा। आपने मूवी से बात शुरुआत की, उसके बाद आपने मैथोलॉजी में, उसके बाद क्रिकेट में, मतलब लाइफ के कोई एस्पेक्ट ऐसा है नहीं जो नीलेश भाई की बातचीत में उनके और जिस तरह से आप प्रैक्टिकली एकदम एग्जाम्पल देके समझाते हैं, पूरा दिमाग में घुस जाता है। अच्छा गुरु वही है जो जितना ट्रांसमिट करे उतना रिसीव कर लिया जाए। तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। अब बताएं सर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद क्या कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में बेहतर करने की और पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है? अनिल जी, हमें अपने R&D को सपोर्ट करना है। सपोज टाटा ने पहली गाड़ी बनाई, मोटर कार, इंडिका। अब आप उम्मीद करें कि नहीं ये पहली गाड़ी मर्सिडीज बेंज जैसी बन जाए, तो क्या ये मुमकिन है? कुछ समय तो हमें इंडिका में पसार करना पड़ेगा, उसे एनकरेज करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि इवेंचुअली टाटा की गाड़ी मर्सिडीज बेंज जैसी बन जाए। और आज टाटा की गाड़ियां मर्सिडीज बेंज के आसपास ही है। तो हमें एक ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भाई पहली गाड़ी मर्सिडीज बेंज निकले, पहली इंडिका ही निकलेगी। हमें उसे बढ़ावा देना है ताकि इवेंचुअली वो मर्सिडीज बेंज जैसी बन पाए। दूसरी चीज है कि कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसमें फेलियर रेट ज्यादा हो सकते हैं। अब 10 चीज बनाएंगे, शायद एक चीज निकलेगी। वहां पे हमें थॉमस अल्वा एडिशन का एटीट्यूड लेना पड़ेगा। कहते हैं उन्होंने आविष्कार किया जब बल्ब का, उससे पहले तकरीबन 999 बार फेल गए थे। तो किसी ने पूछा कि एडिशन जी आप 999 बार गलत हुए। बोलता है नहीं, मैं गलत एक बार भी नहीं था, मैंने 999 ऐसे रास्ते निकाल दिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो ये जो एक नेवर से डाई एटीट्यूड है R&D के लिए, फेलियर को एक्सेप्ट करने का, वो हमें अपना लेना चाहिए। आपने एक फोटो देखा होगा, जब इसरो का एक यान रॉकेट ऊपर नहीं गया, गिर गया, तो प्रधानमंत्री ने जाके उनको गले से लगा लिया था। हम लोग गिरते हुए को धक्का मारते हैं, हमें प्रधानमंत्री की जरा गिरते हुए लोगों को कंधा देना चाहिए, गले से लगाना चाहिए, ताकि वो अगली बार सक्सेसफुल हो सके। ये बहुत बड़ी बात कही कि लोगों को एक ही बार फेलियर होते ही नीचे गिरा दे, मगर तू तो कुछ काम का नहीं है, तेरे से नहीं होगा। इसके बजाय ये कि उसको कहाँ गलती हुई है उसको सुधारने का मौका भी दिया जाए, और साथ ही मौका देकर उन्हें पूरा वैसा माहौल दिया जाए कि उसे ये ना लगे कि कुछ गलत हुआ है। अब एक चीज़ आते हैं कि पैसे की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो। तो विदेशी पैसा भी और हमारा अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इकोनॉमी में किस तरह से आए, बिजनेसेस में लगे, कैपिटल मार्केट में लगे, ग्रोथ के काम आए, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए पॉलिसीज में? एक हमें देसी और विदेशी दोनों कैपिटल की जरूरत है, एंड दोनों कैपिटल पे हमें निवेश का रिटर्न देना भी जरूरी है। बट ये ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही जरूरी है। अब आप देखिए, सुजुकी कंपनी जब भारत में आई 1980 के दशक में, और यहाँ पे उन्होंने मोटर कार बनाई, तो आज मारुति सुजुकी सुजुकी से ज्यादा गाड़ियां बेचती है, उनका मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू सुजुकी से ज्यादा है। इस प्रकार की जो पोटेंशियल है, जो कोलैबोरेशन है, वो हमें करना चाहिए। इस मारुति सुजुकी को टेस्ट केस बना के बाकी सारी इंडस्ट्री में कॉपी करना चाहिए। सुजुकी के आने की वजह से पूरी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का तकरीबन 1/4 से ज्यादा, 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो मारुति सुजुकी मॉडल जो हमने सक्सेसफुल बनाया, लोकलाइजेशन किया,
ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री डेवलप की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया, टेक्नोलॉजी में निवेश किया, डिजाइन में निवेश किया, एक पूरी इकोसिस्टम बनाई जो आज भारत की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का 25% से ज्यादा हिस्सा बन गई है। यही मॉडल बाकी जगह हमें कॉपी करना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि किस तरह से आप विदेशी निवेश को ला सकते हैं। अब हमारे देश में जो ग्रोथ के 2 बड़े पिलर माने जाते हैं, एक तो एसएमई, एमएसएमईज़ हो गए, जो छोटे-छोटे बिज़नेस आज के वो कल बड़ा बनेंगे। दूसरे स्टार्टअप्स हो गए, जो नए-नए आइडियाज़ आज के यंग जनरेशन की तरफ से आ रहे हैं। इन दोनों के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है? जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें हमें एक एनकरेज करना पड़ेगा कि वह लोग कॉम्पिटिटिवनेस या स्केल के ऊपर ध्यान दें। इसमें अलग अलग मॉडल हैं। जर्मनी में एक बड़ी कंपनी टीयर सिस्टम करती है जिसमें उसके नीचे 6-7 टीयर बनते हैं और अलग अलग साइज की एसएमई उसमें ज्वाइन हो जाती है। बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। कुछ इंडस्ट्री में इस प्रकार का मॉडल हम कर पाएंगे। मोरबी ने, टाइल्स इंडस्ट्री ने भी हमें सिखाया है कि कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आर&डी इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग के जरिए वो लोग कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। तिरुपुर में नीटेड इंडस्ट्री आज की तारीख में थोड़ी तकलीफ में है यूएस टैरिफ की वजह से, बट उन्होंने भी काफी एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया है बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग। पूरी तिरुपुर इंडस्ट्री के अंदर वो लोग रॉ मटेरियल कलेक्टिवली बाय करते हैं, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एज ए इंडस्ट्री लेवल करते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल मैनेजमेंट भी इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं। तो ऑपरेट करते हैं छोटी कंपनी की तरह पे, बट एक बेनिफिट भी मिल जाता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। तो भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे एसएमई, स्टार्टअप, इन सबको एनकरेज करने के लिए अलग अलग मॉडल का होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनिल भाई, हमें एक नेशनल कमीशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वैसे ही नेशनल कमीशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खड़ा करिए, फुल फ्लेज ऑफिस दीजिए और वहां पे लोगों को बिठाइए जो बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर्स की बातें सुने। हुँ। आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, आप फीडबैक दीजिए, हम उस प्रकार से कानून में बदलाव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली और बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो जाए और सीधे फीडबैक सही जगह पहुँचे और उसके बाद पॉलिसी बने तो कहना ही क्या, जो मज़ा आएगा काम करने का। अब आइए सर, चूँकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है, हम दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बहुत सारे होते हैं और दुनिया भर के मूड माहौल से काफ़ी कुछ फ़र्क भी पड़ता है। तो दोनों के लिहाज से, एक बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री के लिहाज से वो अपनी पॉलिसीज़ किस तरह से रखें कि ग्लोबल अनिश्चितताओं का सबसे कम असर पड़े, और सरकार को हमारे इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से तैयार करना चाहिए, रिलीफ या उन्हें राहत देने की ज़रूरत है जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें, इनसे लड़ सकें। इसमें हमें एक त्रिवेणी संगम चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्क कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग टेकिंग को एनकरेज करने की पॉलिसी, दूसरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आर&डी फोकस, और तीसरा कॉर्पोरेट इंडिया से उस आर&डी को लिवरेज करने के लिए, उस आर&डी को मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए एक माइंडसेट। आज हमारी कंपनीज की आरओई 15-16% के आसपास है, लेकिन आर&डी इन्वेस्टमेंट 1% भी नहीं है। तो हमें एक करंट प्रॉफिटेबिलिटी में से थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा जो आप आर&डी के लिए निवेश कर सके, भविष्य के लिए निवेश कर सके। इस पैसे को गवर्नमेंट के आर&डी फंड से लिवरेज कर सकते हैं और फिर हम उसे एकेडमिशियन को दे सकते हैं ताकि वो लोग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का निवेश कर पाए। आंख कान खुले रखने चाहिए। अनिल भाई, आई एम श्योर आपको ये पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भविष्य का निर्माण जेरोक्स की पालो अल्टो रिसर्च लेबोरेटरी में हुआ था। आज की जो पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे मोबाइल फोन कहिए, चाहे कंप्यूटर कहिए, चाहे विंडोज जैसे प्रोडक्ट कहिए, ये सारी चीजों का रूट जेरोक्स की पालो अल्टो में जाता है। उन्होंने भविष्य का निर्माण जरूर किया बट एग्जीक्यूट नहीं किया,
कमर्शियलाइज नहीं किया, मोनेटाइज नहीं किया। और बाकी कंपनीज चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उन्होंने उसे कॉपी कर लिया और कमर्शियलाइज कर लिया। तो आप आंख कान खुले रखिए। दुनिया में बहुत सारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करिए और कॉपी भी करिए, ताकि हम भारत के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी बना सकें। जैसे हम स्पेस में इसरो के जरिए कम कीमत पे अच्छा काम कर पा रहे हैं, वही माइंडसेट बहुत सारी इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है। सरकार से रिस्क कैपिटल और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनकरेज करना चाहिए। एकेडमिशियन से स्टेप अप चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलके भविष्य का निर्माण करें, और इंडस्ट्री वाले गवर्नमेंट के सपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट करें। आरओई पे थोड़ा कम फोकस करे, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करे, और बाकी देशों से कोलैबोरेट करके यहाँ पे हम नई नई टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइज या मोनेटाइज करें। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि किस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करके थोड़ा अपने मुनाफे का हिस्सा वहाँ पर रहें, ताकि कभी आपको भी नोकिया, जेरोक्स या इस तरह की कंपनियों को, जिन्हें हमने बहुत बड़ी कंपनी से बिल्कुल खत्म होते हुए देखा, वैसी नौबत किसी भी बड़ी ब्रांड की, बड़ी कंपनी के ना आए। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपने पॉलिसी मेकिंग के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी राय दी, गाइडेंस दी। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को आपका ये नया रूप पॉलिसी गुरु के तौर पर जरूर पसंद आएगा। आप भी अपने जवाब सुझाव लिख भेजिए कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। लेकिन धन्यवाद देंगे नीलेश भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।